Here comes the endoscopic, functional endoscopic sinus surgery used for the treatment of everything. I mean, maxillary sinusitis, frontal sinusitis, ethmoidal sinusitis, sphenoidal sinusitis. ये not only sinusitis, बहुत सारी और भी पैथोलॉजीज होती हैं नोज़ की साइनसिस की, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे. बाय द वे, इट इज़ मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर. ठीक है, मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर एंड yeah, in this case, what actually is the principle? The principle is what we do. Let me here explain you that the natural ostium of the sinuses are enlarged to improve the drainage. हर साइनस का अपना ओस्टियम होता है जो कि नोज़ के अंदर खुलता है. अगर उस ओस्टियम को हम इनलार्ज कर दें तो साइनस के अंदर जो मौजूद सिक्रेशन है वो ड्रेन हो जाएंगी नाक में. जो पस है, जो सिक्रेशन है सारी म्यूकोपुरुलेंट, वो डिस्चार्ज सारा ड्रेन हो जाएगा एंड यू विल गेट सम रिलीफ. दिस इज़ व्हाट वी डू इन द फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, that the natural ostium of the sinuses is enlarged to improve the drainage. कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में? वी यूज़ द रिजिड फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप. वो तो ज़रूरी है, एंडोस्कोप के बगैर तो होगी नहीं. ठीक है, टेलीस्कोपिक लेंस यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए. 0 डिग्री लेंस होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री. यहाँ पे भी देख लो, ये एंडोस्कोप है. ठीक है, और ये डिफरेंट डिग्री के लेंसेज हैं. सही है. माइक्रो डिब्राइडर यूज़ करते हैं कहीं पर मिकोजा को डिब्राइड करना पड़े, और कुछ माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. सही है. क्या एडवांटेजेस हैं बेटा इस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के? बहुत मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है, कहीं कोई कट नहीं लगाना पड़ता. सही है. कुछ इस तरीके से होता है ये प्रोसीजर कि आप नोज़ के थ्रू, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा, नोज़ के थ्रू आप एंडोस्कोप पास करते हो और कैमरा पे आप मॉनिटर करके कर रहे होते हो. सही है. सो मिनिमल इन्वेजिव. हॉस्पिटल स्टे इज़ टू शॉर्ट. ठीक है, ऑपरेशन के बाद इतना आपको टिकना नहीं पड़ता हॉस्पिटल में. ऑपरेशन के बाद नॉर्मल फिजियोलॉजी नॉट डिस्टर्ब. इट गिव्स द एक्सीलेंट व्यू ऑफ द डीप एंड द कंसील्ड कैविटीज़. The endoscope, right, gives you the best possible the views of the sinuses and all. So I hope you now understand the advantages, you understand these are the you understand the principle, you understand the instruments of this functional endoscopic sinus surgery. इसका थोड़ा सा प्रोसीजर भी डिस्क्राइब किया हुआ है, नीचे मैं बताता हूँ कि प्रोसीजर कुछ इस तरीके से बेटा, या इसका प्रोसीजर ये रहा. लोकल एनेस्थीसिया में भी करते हैं, जनरल में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि डिजीज़ कितनी एक्सटेंड है. सीवियर डिजीज़ है तो जनरल दे देते हैं, अगर इतनी सीवियर नहीं है तो फिर लोकल में भी कर लेते हैं. द बेसिक फिलासफी ऑफ द फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी इज़ टू रिमूव ओनली द डिजीज्ड म्यूकोजा. जो नॉर्मल पार्ट है उसको छोड़ दो, जहाँ पे डिजीज़ है वो सिर्फ हम रिमूव करते हैं नोज़ में से, साइनस में से. प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले लोकल इंजेक्शन देते हैं ज़ाइलोकेन का एड्रेनलिन के साथ, ताकि ब्लीडिंग ना हो, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए. ठीक है. अच्छा, मैंने बताया बेटा ये जो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है हम मैक्सिलरी साइनसाइटिस में भी यूज़ करते हैं, एथमोइडल साइनसाइटिस में भी यूज़ करते हैं, फ्रंटल में भी, स्फिनोइडल में भी. सो हियर इज़ द स्पेसिफाइंग टू द मैक्सिलरी साइनसाइटिस, then the ethmoidal sinusitis, then the frontal sinusitis and at the end the sphenoidal sinusitis. देखें, मैक्सिलरी साइनसाइटिस के लिए क्या किया जाता है, हम बेटा अनसीनेट प्रोसेस को रिमूव करते हैं और जो नेचुरल ऑस्टियम होता है मैक्सिलरी साइनस का, जो नोज़ में ओपन हो रहा होता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको वाइड कर देते हैं ताकि सारी सिक्रेशन जो जमा हुई हुई है साइनस में वो ड्रेन हो जाए. सही है बच्चा, इस तरीके से. तो ये तो मैक्सिलरी साइनस का मसला हल हो गया. अब मैं थोड़ा सा अगर पीछे से समझा दूँ, पिक्चर से ज़रूरत नहीं है लेकिन इसको और अच्छा करते हैं. ये देखो, यहाँ से कुछ समझने की कोशिश करो, थोड़ा फ़ोन को टिल्ट कर लो और यहाँ पे समझने की कोशिश करो, या फिर मैं यूँ कर लेता हूँ. जस्ट सेकंड. या देयर वी गो, देयर वी गो, देयर वी गो, देयर वी गो. देखो यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और ये देखो, ये अनसीनेट, ये देखो, ये मैक्सिलरी साइनस है पूरा, ये पूरा मैक्सिलरी साइनस है. सही है. ये है इन्फीरियर टर्बिनेट और ये ऊपर आपको छोटा सा दिख रहा है, ये अनसीनेट प्रोसेस है. सही है. ये अनसीनेट प्रोसेस दिख रहा है ना आपको, और ये ओपनिंग है आपके मैक्सिलरी साइनस की जो कि नोज़ में ओपन हो रही है. कहाँ ओपन होता है मैक्सिलरी साइनस? मिडिल मीटस में ओपन होता है. सही है.
ये अनसीनेट प्रोसेस रिमूव करते हो ताकि ये ओपनिंग जो है और वाइड हो जाए, और आप इसको मज़ीद ओपनिंग को वाइड करते हो, ठीक है, ताकि जो सारी सीक्रेशन है वो यहाँ से इजीली ड्रेन आउट होकर नाक में आ सके, और फिर नाक से तो इजीली नीचे ड्रेन हो जाएंगी। तो ये हम एंडोस्कोप की मदद से करते हैं, सही है। तो मैक्सिलरी साइनसाइटिस में यही लिखा हुआ है, आगे देखो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ये वाला पोर्शन कि फ़र्स्ट स्टेप हमने किया। देखो पहले तो जाहिर सी बात है, चाहे मैक्सिलरी साइनसाइटिस हो चाहे फ्रंटल हो कुछ भी हो, पहले ज़ाइलोकिन विथ एड्रेनालिन दोगे, फिर अगर मैक्सिलरी साइनसाइटिस है तो पहले अनसीनेक्टमी करोगे, अनसीनेट प्रोसेस निकालोगे, नेचुरल ओस्टियम को आइडेंटिफाई करके वाइड कर दोगे, ख़त्म बात। जहाँ तक बात है इथोमॉइडाइटिस की, इथोमॉइडल साइनसाइटिस की, तो उसमें एंटीरियर इथोमॉइडल सेल्स आर क्लियर्ड या बाय ओपनिंग द बुल्ला इथोमॉइडालिस। जो बुला इथोमॉइडालिस होता है बेटा एनाटमी में आपको पता होगा, मैंने बताया भी था, उसको रिमूव करते हैं, बुलेक्टमी करते हैं, और अंदर हम एंटीरियर इथोमॉइडल सेल्स में चले जाते हैं, उनको क्लियर कर देते हैं। फॉर पोस्टीरियर इथोमॉइडेक्टमी इज़ देन परफॉर्म्ड बाय ओपनिंग द बेजल लेमिला। तो मैक्सिलरी साइनसाइटिस के लिए हमने क्या किया, देखो मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर है, एंडोस्कोप यूज़ हो रहा है, कहीं पे कल कोई इंसिजन नहीं दे रहे। मैक्सिलरी साइनसाइटिस के लिए हमने एंडोस्कोप यूज़ किया, अनसीनेट प्रोसेस को रिमूव किया, नेचुरल ऑस्टियम को आइडेंटिफाई करके वाइड कर दिया, और सारी सिक्रेशन ड्रेन हो गई। फॉर इथोमॉइडल साइनसाइटिस एंटीरियर इथोमॉइडल सेल्स को हमने अप्रोच किया, कैसे, बुलेक्टमी करके। बुला इथोमॉइडालिस को हमने ओपन किया और हम सीधा अंदर चले गए एंटीरियर इथोमॉइडल सेल्स के अंदर, और वहाँ पे जितने भी मसले मसाइल थे उनको निकाल लिया। फॉर पोस्टीरियर इथोमॉइडेक्टमी, अगर पोस्टीरियर इथोमॉइडल साइनसाइटिस है तो हम क्या करते हैं, बेजल लेमिला के थ्रू एंटर होते हैं पोस्टीरियर इथोमॉइडल सेल्स में, और पोस्टीरियर इथोमॉइडल सेल्स को हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है बच्चा, इस तरीके से। सो हेयर is all about the maxillary sinusitis, here is all about the ethmoidal sinusitis। at number 3 frontal sinusitis, हम एंडोस्कोपी यूज़ करके फ्रंटल साइनसाइटिस को भी ट्रीट कर सकते हैं। सो एक्सपोजर एंड क्लीनिंग ऑफ द फ्रंटल साइनस ओस्टियम इज डन, दैट इज कॉल्ड एज फ्रंटल साइनसोटमी। प्रिंसिपल सेम है, चाहे आपका मैक्सिलरी साइनसाइटिस हो, इथोमॉइडल साइनसाइटिस हो, फ्रंटल साइनसाइटिस हो। देखो फ्रंटल में भी क्या कर रहे हैं, फ्रंटल साइनस का जो ओस्टियम है उसको आइडेंटिफाई किया और उसको वाइड कर देते हैं ताकि ड्रेनेज हो सके, सीक्रेशन जो जमा हो गई वो नोज़ में आ जाए और वो रिलीज़ हो जाए, सिंपल। और लास्टली स्फिनोइडल साइनसाइटिस में भी यही होता है बेटा, लास्ट में करते हैं स्फिनोइडल साइनस का जो ओस्टियम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको वाइड करते हैं ताकि सारी सिक्रेशन नोज़ में आए और वो रिलीज़ हो जाएं, ठीक है। नाउ कम्स द इंडिकेशंस ऑफ द फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। आई मस्ट मेंशन इट इज़ नॉट ओनली द साइनसाइटिस, द chronic sinusitis, maxillary, frontal, ethmoid, या जिसके लिए हम ये फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं, लेकिन बहुत सारे और प्रोसीजर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम ये करते हैं, जैसे कि नेज़ल पॉलिप्स, इसकी मदद से हम रिमूव कर सकते हैं। नोज़ में नेज़ोफोरेंक्स में अगर कोई स्मॉल ग्रोथ्स हैं, बिनाइन ट्यूमर्स हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। नेज़ल एडहेशंस रिमूव कर सकते हैं, अगर ये आपका नेज़ल सेप्टम है, ये लेटरल वॉल है, ये बीच में एडहेशंस डेवलप हो गई हैं, तो ये भी एंडोस्कोप की मदद से रिमूव की जा सकती हैं। CSF राइनोरिया, जहाँ पे ड्यूरा में टीयर होता है, जो आपका एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्लोर होता है उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, वो भी एंडोस्कोपी की मदद से ट्रीट किया जा सकता है। फंगल साइनसाइटिस भी ट्रीट की जा सकती है। मीकोसील है, अगर फॉरेन बॉडी मौजूद है नोज़ के अंदर, वो रिमूव की जा सकती है एंडोस्कोपी यूज़ करके। एपिस्टेक्सिस, इसका पूरा चैप्टर है, इसको डिस्कस करूँगा, एंडोस्कोपी का बहुत रोल है इसमें भी। DNS जो है वो ट्रीट किया जा सकता है एंडोस्कोपी की मदद से। हाइपरट्रोफिड इन्फीरियर और मिडिल टर्बिनेट, दिस इज़ द या सेप्टम एंड दिस इज़ या द लेटरल वॉल, आपको पता है बेटा ये मिडिल टर्बिनेट हो गया, ये इन्फीरियर टर्बिनेट हो गया। अगर ये हाइपरट्रोफिड हो जाए, खास करके इन्फीरियर टर्बिनेट जो हाइपरट्रोफिड हो जाता है DNS के केस में, तो एंडोस्कोपी यूज़ करके हम इसकी हाइपरट्रोफी को ख़त्म कर सकते हैं। इनलार्ज एडिनोइड्स, कॉर्नल एट्रेशिया, डेक्रोसिस्टाइटिस, ये सारी कंडीशंस हैं जिनमें हम बआसानी एंडोस्कोपी यूज़ करते हैं और उसको हम कंडीशन को ट्रीट करते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस बेटा फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की, ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आ जाता है ऑर्बिटल हेमरेज और फिर हेमाटोमा का बन जाना, इन्फेक्शन का होना ऑर्बिट के अंदर, सेल्यूलाइटिस या एप्सिस वगैरह। जाहिर सी बात है आप बाहर से एंडोस्कोप पास कर रहे हैं तो मुमकिन है कि बेटा इट टेक्स सम बैक्टीरिया अलॉन्ग विथ इट एंड कैन कॉज द इन्फेक्शन, और इंजरी हो सकती है तो हेमरेज होगी, हेमरेज से फिर ब्लड कलेक्ट होगा तो हेमाटोमा बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
कुछ और ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व, डैमेज टू द मीडियल रेक्टस मसल, जो डैमेज हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर डिप्लोपिया हो जाएगा। पेरी ऑर्बिटल एकीमोसिस हो सकता है, ये भी ट्रॉमा की वजह से। सही है। इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस, आप एंडोस्कोप ऊपर हिट कर सकते हो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फ्लोर में, जिसकी वजह से CSF लीक कर सकता है। और अब जब CSF लीक होगा तो इसी की कॉम्प्लिकेशन है। अब जाहिर सी बात है, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्लोर है, इसमें आपने पंक्चर कर दिया, CSF लीक होगा, इधर मेनिंजेस है, ड्यूरामेटर जो एक्सपोज हो गई है, तो यहाँ से इन्फेक्शन बहुत आसानी से ड्यूरामेटर में जा सकता है, मेनिंजाइटिस करा सकता है। सही है। और अगर एक बार ड्यूरा में इन्फेक्शन आ गया तो फिर क्या ड्यूरा से आगे ब्रेन में जाने में इसको कोई देर लगेगी? नहीं, तो ब्रेन एब्सेस हो सकता है। इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ट्रॉमा टू ब्रेन टिश्यू, इंजरी टू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज आल्सो पॉसिबल इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दिस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। या सम नेज़ल कॉम्प्लिकेशंस, सबसे बड़ी नेज़ल कॉम्प्लिकेशन कि जब भी हमने एंडोस्कोपी की है, बहुत not बहुत बट सम ऑफ द टाइम्स यू कम टू सी आफ्टर यू परफॉर्म द फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, नोज़ के अंदर एडहेशंस बन जाती हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरीज, इंजरी टू द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, जो सबसे नीचे होती है इंफीरियर मिएटस में। एनोस्मिया और हाइपोस्मिया हो सकता है, आप ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम डैमेज कर दो तो इसकी वजह से you have this problem of anosmia or hyposmia. So this is all about beta this functional endoscopic sinus surgery. And here, before I go to the fungal sinusitis, I'll be telling you about another procedure, that is the surgical treatment of the hypertrophied inferior turbinate. inferior turbinate hypertrophied हो जाता है खास करके DNS के केस में। तो अब हाइपरट्रॉफिड होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, और ऑब्स्ट्रक्शन हम नाक के अंदर अफोर्ड कर नहीं सकते, तो इसको सर्जिकली रिमूव करते हैं हाइपरट्रॉफिड इंफीरियर टर्बिनेट को। कैसे? बहुत सारे तरीके डिस्कस बताए हुए हैं जिससे हम इसकी हाइपरट्रॉफी को ख़त्म कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक कॉटरी। हम क्या करते हैं, जो इंफीरियर टर्बिनेट है ना बेटा, उसको हम जलाते हैं, बर्न देते हैं उसको, मल्टीपल लीनियर सरफेस बर्न्स देते हैं। अगर ये आपका इतना बड़ा ये टर्बिनेट हो गया ना, तो उसको यूँ लीनियर बर्न्स देते हैं। सही है, ताकि जगह जगह से जल जाए। पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द इंफीरियर टर्बिनेट, ये लेंथ है, इसके पैरेलली हम या इसको हम बर्न्स देते हैं। ठीक है, बर्न देने के लिए डायथर्मी यूज़ किया जाता है। अब मोनोपोलर, बाइपोलर डायथर्मी, या ज़रूर नहीं है डायथर्मी, आप थर्मल इलेक्ट्रिकल कॉटरी भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये ज़्यादा समझ नहीं भी आया, तो अगर आपको सिर्फ ये बात समझ आ गई कि हम हाइपरट्रॉफिड इंफीरियर टर्बिनेट के लिए प्रोसीजर करते हैं इलेक्ट्रिक कॉटरी। इलेक्ट्रिक कॉटरी आप दो मेथड से कर सकते हो, मोनोपोलर, बाइपोलर डायथर्मी, या फिर थर्मल इलेक्ट्रिकल कॉटरी, ये भी इनफ है। ठीक है, जिसमें हम बर्न्स देते हैं, जला देते हैं आपके इस इंफीरियर टर्बिनेट को जो एक्स्ट्रा ग्रो किया हुआ है, और फिर वो अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाता है। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर है सब म्यूकस डायथर्मी। मल्टीपल लीनियर सब म्यूकोजल बर्न्स आर मेड बाय द मोनोपोलर डायथर्मी। सब म्यूकोस डायथर्मी के अंदर खास करके हम क्या यूज़ करते हैं, मोनोपोलर डायथर्मी यूज़ करते हैं। In electric cautery you have option, you may perform the monopolar diathermy, you can use the dipolar diathermy, or you can use a thermal electric cautery, but submucous diathermy is the procedure in which you use monopolar diathermy। और इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से नहीं जलाते आपके इंफीरियर टर्बिनेट को, उसके म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोस उसको बर्न्स देते हैं। सही है। इसके अलावा बेटा लेज़र यूज़ करके इसकी हाइपरट्रॉफी को ख़त्म किया जाता है, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द हाइपरट्रॉफिड इंफीरियर टर्बिनेट। लेज़र के अलावा, कॉटरी के अलावा कम्स द क्रायो सर्जरी, जहाँ पे इस टर्बिनेट को बहुत लो टेम्परेचर देते हैं, -85 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको फ्रीज़ करते हैं। क्रायो प्रोब लेते हैं जिसका -85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, उसको रखते हैं और फ्रीज़ हो जाता है वो एरिया। बहुत ज़्यादा जो हाइपरट्रॉफिड इंफीरियर टर्बिनेट है वो सुकड़ सा जाता है, स्क्वीज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर्स जैसे कि सब म्यूकोजल रिजेक्शन विद द माइक्रो डिब्राइडर। माइक्रो डिब्राइडर यूज़ करके सब म्यूकोजली इस हाइपरट्रॉफिड इंफीरियर टर्बिनेट को रिमूव करना। सब म्यूकोजल रिजेक्शन ऑफ द हाइपरट्रॉफिड इंफीरियर टर्बिनेट विथ माइक्रो डिब्राइडर, इट रिमूव्स द स्ट्रोमल टिश्यू, एक्स्ट्रा टिश्यू ऑफ द इंफीरियर टर्बिनेट फ्रॉम इनसाइड द टर्बिनेट while the overlying mucosa is completely preserved. How beautiful is this? I mean, like, this is the big hypertrophied inferior turbinate. ये म्यूकोजा है, ये नीचे सब म्यूकोजा है। तो अब यहाँ सब म्यूकोजा से आप जाते हो
इसके अंदर जो सारा स्ट्रोमा मौजूद है उसको आप डिब्राइड कर देते हो, ख़त्म कर देते हो, और ऊपर से म्यूकोसा भी इंटेक्ट है। वाओ, आई मीन द म्यूकोसा इज इंटेक्ट, you removed all the stroma from here and your turbinate is now squeezed to the normal. Anything beautiful than this in this world currently? No, it's a beautiful thing, right? So it's a submucosal resection with a microdebrider. Then comes the submucosal resection of the turbinate bone. It's very effective in cases with the conchal bone hypertrophy. अगर hypertrophy जो है conchal bone की वजह से हुई है, क्योंकि I mean inferior turbinate एक अलग से bone होती है, ठीक है, या अगर bone hypertrophy है, म्यूकोजल सब म्यूकोजल हाइपरट्रॉफी नहीं है, बोन हाइपरट्रॉफीड है, तो उस केस में तो फिर बोन को ही रिमूव करना पड़ेगा ना, उसी की रिजेक्शन करनी पड़ेगी ना। यू नो ना, इन्फीरियर टर्बिनेट इज ए सेपरेट बोन, उस बोन के ऊपर टिश्यू होता है जो कि इन्फीरियर टर्बिनेट कहलाता है दरअसल। अगर उस टिश्यू के अंदर हाइपरट्रॉफी है तो फिर ये सारे प्रोसीजर आपके पास, लेकिन अगर बोन हाइपरट्रॉफीड है तो फिर तो आपको सब म्यूकोजल रिजेक्शन ऑफ टर्बिनेट बोन करनी पड़ेगी ना, सही है। कुछ इसके अलावा और प्रोसीजर बेटा, जैसे कि टर्बिनेक्टमी और लास्टली रेडियो फ्रीक्वेंसी टर्बिनेट रिडक्शन। इसमें हम टर्बिनेक्टमी क्या करते हैं बेटा, पार्शियल और कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इन्फीरियर टर्बिनेट। इसमें हम हाइपरट्रॉफिड पोर्शन को रिमूव नहीं करते, इसमें हम पूरा टर्बिनेट या आधा टर्बिनेट रिमूव कर देते हैं। लेकिन याद रहे, क्योंकि अब इन्फीरियर टर्बिनेट की अपनी सिग्निफिकेंस है, हम ऐसे तो परफॉर्म नहीं कर सकते टर्बिनेक्टमी, वी परफॉर्म इट ओनली इन सीवियर और रिकरेंट केसेस। बार बार अगर हाइपरट्रॉफी हो रही है इन्फीरियर टर्बिनेट की और सीवियर हाइपरट्रॉफी है, बहुत ऑब्स्ट्रक्शन करवा रही है, तो फिर हम टर्बिनेक्टमी कर देते हैं। सिर्फ हम हाइपरट्रॉफिड पार्ट को नहीं, पूरे या फिर आधे रेडी सॉरी टर्बिनेट को रिमूव कर देते हैं, सही है। द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टर्बिनेक्टमी इज सीवियर हेमरेज, पोस्ट ऑपरेटिव क्रस्टिंग एंड एट्रोफिक राइनाइटिस। ज़्यादा टिश्यू रिमूव हो जाता है, म्यूकोसा एट्रोफिड हो जाती है। लास्टली कम्स द रेडियो फ्रीक्वेंसी टर्बिनेट रिडक्शन। रेडियो फ्रीक्वेंसी हीट यूज़ की जाती है टू इंड्यूस द सब म्यूकोजल टिश्यू डिस्ट्रक्शन। जो टर्बिनेट का सब म्यूकोजल टिश्यू है जो कि पीछे हमने सब म्यूकस डायाथर्मी यूज़ करके भी डिस्ट्रॉय किया था, अब यहाँ पे सब म्यूकोजल डायाथर्मी यानी कि मोनोपोलर डायाथर्मी यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम हीट यूज़ करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी हीट यूज़ करते हैं, ताकि जो सब म्यूकोजल टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और बाद में उसकी स्कैरिंग हो जाए और उसका साइज़ रिड्यूस हो जाए। ठीक है बच्चा, इस तरीके से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोसीजर, द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरट्रॉफिड इन्फीरियर टर्बिनेट। ठीक है, इसके बाद अभी चलते हैं हम फाइनली टुवर्ड्स द फंगल साइनसाइटिस, राइट बेटा, ओके।